सहारा और समर्थन चाहिए तो आपको समझौते करने पड़ते हैं, आपको उसके लिए कीमत भी देनी पड़ती है। और इसलिए इस देश की चिंता यह है कि इस देश की जांच एजेंसियों के संबंध में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में, सरकार की अपनी कार्यशैली के संबंध में पिछले 4 साल से तो हम इस समझौते की नीति देखते रहे। इस 272 के आंकड़े को बनाने के लिए और आपकी इस रैबरी को कायम रखने के लिए यह देश और कितनी कीमत देगा, कल के वोट के बाद इसकी चिंताएं और बढ़ गई। इसमें कोई अब संकोच नहीं है कि जो सरकार 253 के आंकड़े को जीत मान ले, वो राजनीतिक जीत नहीं होती। वो आंकड़ा एक चिंता को दर्शाता है। आफ्टर दैट फिगर यू आर अ लेम डक गवर्नमेंट. You are dependent on support, which is a very costly support. And every day you will have to pay a price for that support. अब उस कीमत का असर इस देश के शासन पे कितना पड़ता है, आने वाले कुछ महीने इसको देखेंगे। कल की बहस का असर देखिए। आपके कुछ ऐसे प्रमुख सहयोगी, कुछ सरकार में शामिल हैं, कुछ बाहर हैं, वो खुलकर रिटेल ट्रेड, खुदरा व्यापार में एफडीआई का विरोध करते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी की वजह से या आपका समर्थन करते हैं या वोट डालने से एब्सटेन कर जाते हैं। लेकिन मैं तो उसका जिक्र करता हूं जो आपकी सरकार में रहकर एफडीआई के सबसे बड़े समर्थक हैं। एनसीपी के नेता आपके कृषि मंत्री हैं, वो हमेशा एफडीआई के समर्थक रहे हैं, पवार साहब। मैंने आज महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का एक बयान देखा कि महाराष्ट्र की सरकार इसको अभी लागू नहीं कर सकती, और लागू करने से पहले हमारी पार्टी तय करेगी कि महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका क्या असर होगा। महाराष्ट्र के उनके नेताओं का बयान है आज। Shri Praful Patel, rather than going by newspaper. He also said the same thing, sir. No, he did said not. On the floor of the House. Maharashtra will be decided later in consultation. This is what he has said. His statement in the other house, we normally don't quote the statements, is very clear कि महाराष्ट्र की सरकार बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय करेगी, और उस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता इस वक्त महाराष्ट्र में हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं होगा, ये हम बाद में तय करेंगे। और ये उनकी परिस्थिति है, ये उनकी परिस्थिति है जो आपकी सरकार में रहकर भी इस नीति के समर्थक हैं। जहां तक डीएमके का सवाल है, भारत बंद में वो शामिल होते हैं, इसका राजनीतिक विरोध करते हैं, और जब आप कहते हैं अश्विनी कुमार जी कि आप इस देश की जनता की तरफ से बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स अ सेल्फ अज्यूम्ड अथॉरिटी दैट यू हैव अज्यूम्ड टू योरसेल्फ। जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनका प्रतिनिधित्व सांसद करते हैं, और अधिकतर राजनीतिक दल इसके विरोध में, जो एब्सटेन करते रहे और उस एब्सेंस से आपकी सहायता करते रहे, वो भी कहते हैं कि जिस प्रांत में हमारी सरकार है, किसी कारणवश हम उस प्रांत में इस नीति को लागू नहीं होने देंगे और अपने प्रांत में फॉरेन एफडीआई रिटेल का एक स्टोर खोलने नहीं देंगे। आपके जो मंत्री कल बोले थे, सिब्बल साहब, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,
मैं उनको चुनौती देता हूं कि अपने क्षेत्र में खुलवा ले ये स्टोर, और चुनाव तो बहुत नजदीक आ रहा है, और उसी स्टोर से अपना चुनाव का अभियान आरंभ कर लें। व्यापारियों का वो क्षेत्र है, तो एफडीआई के ऊपर फैसला हो जाएगा और जनमत भी हो जाएगा कि जिस पीपल के बिहाफ पे आप बोल रहे हैं कि मैं जनता के बिहाफ पे बोल रहा हूं, कि वो जनता इस संबंध में क्या नीति अपनाती है। उपसभापति जी, ये विषय इसका नहीं है कि कौन आर्थिक सुधारों के पक्ष में है, कौन खिलाफ है। इस देश के संबंध में आर्थिक सुधारों की परिभाषा क्या होगी? क्या पश्चिम के कुछ विकसित देश उस परिभाषा का पैमाना तय कर दें और हमारे देश में कुछ लोग उस परिभाषा का समर्थन करना शुरू कर दें, और हम सब उसी परिभाषा को आर्थिक सुधार मान लें? एफडीआई आए, कभी एनडीए की सरकार इसके विरोध में नहीं थी, अतिरिक्त साधन आता है, लेकिन किस क्षेत्र में आए यह निर्णय तो इस देश को करना पड़ेगा। कौन से सेक्टर में आए, उसका हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है या नुकसान होता है, यह फैसला तो हमें करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां परिवर्तन लाना अपने आप में आवश्यक हो सकता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि जहां परिवर्तन लाना बहुत कठोर और नुकसानदेह हो सकता है। हर परिवर्तन सुधार नहीं होता। एवरी चेंज इज नॉट अ रिफॉर्म। और इसलिए कि पश्चिम के कुछ विकसित देशों ने कह दिया कि ये सुधार की परिभाषा है, तो हम उसको स्वीकार कर लें। क्या हम में इतनी ताकत है? आप कल जिक्र कर रहे थे कि हल्दीराम को पूरी दुनिया में फैला दें। आप वाणिज्य मंत्री हैं, आप खड़े होकर अमेरिका को कह सकते हैं कि आप आउटसोर्सिंग पे जो प्रतिबंध लगाते हैं, ये आर्थिक सुधार नहीं है। आप जो ट्रेड बैरियर्स क्रिएट करते हैं बाकी देशों के लिए, ये आर्थिक सुधार नहीं है। आप जो कृषि के क्षेत्र में सब्सिडीज देते हैं और पूरी दुनिया के कृषि के व्यवसाय को, व्यापार को सबवर्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं, वो आर्थिक सुधार नहीं है। ये समय आ गया है कि हम आर्थिक सुधारों की अपनी परिभाषा भी उनको सुधारनी शुरू करते हैं, और केवल उनकी Well, that was your position. I am not so sure whether that's now the position. No, if you have said so. Let me clarify. No, let me, since it's a serious matter. Let me. The fact of the matter is that remains a firm and consistent position of India in the WTO. I have no difficulty. I have no difficulty with the position Mr. Kamal Nath took as the Commerce Minister on FDI and retail. I have serious problem with the position that Mr. Anand Sharma is taking, and I'll quote that position, and I'll show you the difference in that position. और इसलिए ये मान लेना कि इसी प्रकार के सुधार को हम लोग स्वीकार कर लें, इसका संदर्भ क्या है भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में? इस देश में व्यवसाय का, नौकरियों का ढांचा क्या है? व्हाट इज द जॉब स्ट्रक्चर इन इंडिया? इस देश में 51% लोग, आनंद शर्मा जी, वो हैं जो स्वयं को रोजगार देते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इतनी बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या अन्य अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है। जो ढांचागत नौकरियां हैं, स्ट्रक्चर्ड जॉब्स हैं, केवल 18% लोगों के पास हैं। 30% लोग या बेरोजगार हैं या कम काम करते हैं। दे आर आइदर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। इस 51% में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का है, एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे आता है खुदरा व्यापार। 4 करोड़ लोग, 40 मिलियन पीपल प्रत्यक्ष रूप में इस खुदरा व्यापार में से रोजगार लेते हैं। जब 4 करोड़ के इस आंकड़े को परिवारों के साथ जोड़ दिया जाए, तो अपने जनजीवन के लिए, अपनी सब्सिस्टेंस के लिए 18-20 करोड़ लोग हैं जो इस खुदरा व्यापार के ऊपर निर्भर करते हैं।
मेरा पहला इतराज यह है कि जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको खोलते हो तो अर्थव्यवस्था के एक एक सेगमेंट के ऊपर उसका असर देख लीजिए और उसके बाद अश्विनी कुमार जी ये अधिकार लीजिए कि लोगों की तरफ से केवल आप बोलेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में 60% लोग कृषि में हैं और कृषि के क्षेत्र में खूब अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कृषि का जो योगदान है जीडीपी में वो केवल 16% बचा है। 60% लोग उस 16-17% आमदनी के ऊपर निर्भर करते हैं और यह आवश्यकता है कि उस कृषि के क्षेत्र से लोग बाहर निकलें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में उनको रोजगार मिले। बल्क जॉब क्रिएशन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज क्या स्थिति है? हम कह सकते हैं कि हमें बड़ा विश्वास है कि बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन आया है। द एसेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड टुडे इज दैट कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स विच आर चीपर एंड ऑफ गुड क्वालिटी। Nobody consciously buys costlier products. And that is why the pendulum has now swung in favor of low-cost economies. अगर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना है तो आपका लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चर कैसे होगा, आपको उसका प्रयास करना है। उस लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चर के लिए आपके उधार लोन सस्ते हैं कि महंगे हैं, आपकी ब्याज दर क्या है, आपकी यूटिलिटीज की परिस्थिति क्या है, आपके पावर कॉस्ट क्या है, आपके पावर क्षेत्र के रिफॉर्म्स और सुधार क्या हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, आपकी ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है। ये सारी ऐसी विषय हैं जो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कीमत बढ़ती है या कम होती है इसको फैसला करती है। कोई भी बाजार में जाकर जब सस्ती चीज मिल रही है तो महंगी नहीं खरीदेगा। आप अमेरिका की स्थिति देखिए। जब अमेरिका में छोटे स्टोर्स थे तो उत्पादन क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 19.5 मिलियन लोग अमेरिकन एम्प्लॉयड थे, 19.5 मिलियन। ये 1979 का उनका फिगर था। आज क्या स्थिति है उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स की? 30 साल बाद 2009 में ये 19.5 मिलियन जॉब्स 11.5 हो चुके हैं और कारण बड़ा स्पष्ट है और इसका मूल कारण है, द एसेंस ऑफ द रीजन इज डोमेस्टिक रिटेल सोर्सेज इट्स प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली, स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिटेल सोर्सेज इट्स प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली। उनकी जो सप्लाई चेन बनती है इंटरनेशनल रिटेल की, कि दुनिया के बाजार में जहां से सबसे सस्ता सामान मिलता है वहां से खरीद कर लाते हैं और उसको वहां बेचते हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में वो रिफॉर्म्स किए नहीं, कर नहीं पाए। ये हमारे देश की कमजोरी है। आज भी मैं मानता हूं करने की आवश्यकता है। आपने नीति बना दी लेकिन वो रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे। इस परिस्थिति में से उभरेगा क्या? आज डोमेस्टिक क्षेत्र में जो डोमेस्टिक रिटेल शॉप्स हैं, छोटी बड़ी स्ट्रक्चर्ड, मैंने कईयों से जानकारी लेने की कोशिश की। वो सब कहते हैं आज भी 90-95% हमारा जो सामान है वो भारतीय बाजार से खरीदते हैं। एक बार स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिटेल आता है, वो दुनिया के बाजार का सामान बेचता है और उसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है उत्पादन क्षेत्र की नौकरियों के ऊपर। द फर्स्ट एडवर्सली इफेक्टेड एरिया इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स, and the number of manufacturing sector jobs will go down. They've gone down in those economies which have opened international structured retail but have not carried out manufacturing sector reforms themselves. ये पूरे इस विश्व का एक सिद्धांत रहा है और हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा देश में।
मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप दिल्ली में चलिए, एक बहुत छोटा व्यवसाय है फर्नीचर का। दिल्ली के बाजारों में कीर्तिनगर, पंचकुया रोड आपको फर्नीचर की दुकानें मिलती थी। इस देश का कारपेंटर, इस देश का तरखान हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा था। आज उनमें से 70% दुकानों के बाहर लिखा है इंपोर्टेड फर्नीचर। आइकिया के लिए अब खोल दीजिए हिंदुस्तान का बाजार। इस देश में जो कारपेंटर नाम की, तरखान नाम की एंटिटी है, आपको मिलनी बंद हो जाएगी। आपके जितने होटल्स बन रहे हैं, दरवाजों से लेकर, खिड़कियों से लेकर सोफा तक, सारा फर्नीचर विदेशों का आना आरंभ हो गया। और इस देश के अंदर जो उत्पादन होता था फर्नीचर का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसका प्रत्यक्ष असर पड़ेगा। द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, यू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी विदाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, द फर्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी, we'll cease to be a manufacturing nation, we'll become a nation of traders, and it won't stop at that. You'll eventually have stores owned by the Americans, the French and the British, selling Chinese products, and India will second round become a nation of sales boys and sales girls. We'll be the consumers, our children will be employed as sales boys and sales girls, the stores will be owned by them, the goods being sold will be Chinese. और इसका पहला असर जो पड़ेगा वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नौकरियों के ऊपर पड़ने वाला है। इट विल कोलैप्स योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब चाइना का उदाहरण देते हैं। देखिए हम क्यों घबराते हैं। चाइना ने, विश्वास करिए अपनी अर्थव्यवस्था में, चाइना ने भी तो वॉलमार्ट को अनुमति दी 1996 में। चाइना ने दी, लेकिन चाइना के भीतर उनकी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऐसी थी कि वॉलमार्ट की साइट पे मैं चाइना का पूरा लेख पढ़ रहा था। 95% of all goods sold in the Walmart stores in China are those manufactured in China. Therefore, Walmart created manufacturing jobs in China, it created retail jobs in China. क्या वो स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ओवरनाइट वो क्रिएट कर देंगे और महंगा सामान भारत का बेचेंगे जब सस्ता सामान बाहर से मिल रहा है? वॉलमार्ट ने चाइना को अपना सोर्स हब बनाया और ग्लोबल सेल्स के लिए भी चाइना के अंदर जॉब्स क्रिएट हुई। और इसलिए चाइना का उदाहरण मत लीजिए। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो लोकतंत्र नहीं है, उनके लिए ज्यादा सरलता से संभव था कुछ सुधार कर पाने, और उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन क्षेत्र में वो सुधार पहले कर डाले जो हम नहीं कर पाए। और इसलिए इसका प्रत्यक्ष असर पड़ने वाला है कि सामान कुछ अन्य देशों का होगा। ये तो एक सिद्धांत है कि किसी की देश में उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या स्थिति है, कि क्या लोग कपड़ा, पतलून, पैंट, जूता अपने देश का बना हुआ पहन रहे हैं कि बाहर का। सिंगल ब्रांड जो आप लाए थे उसमें कोई आधा % पॉपुलेशन लेती होगी। बट व्हेन पीपल स्टार्ट वेयरिंग शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड शूज मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड योर ओन कंट्री, देन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ योर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड योर इकोनॉमी इज गोइंग टू कोलैप्स। Therefore, to bring such a proposal till you have carried on outside manufacturing sector reforms would be detrimental to the interest of the Indian economy. आपने दूसरा उदाहरण दे दिया और अश्विनी जी ने कहा कि इतनी जॉब्स उन्होंने क्रिएट की। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिटेल है, ये क्या अतिरिक्त बाजार बनाएगा? Are they going to create additional markets or are they going to displace existing markets? मार्केट का साइज उतना है। जब अर्थव्यवस्था जिस गति के ऊपर प्रगति करेगी, मार्केट का साइज उसके हिसाब से बढ़ेगा। और जब इस प्रकार का रिटेल यहां पर आ जाए जो ढांचागत हो, जिसकी जेब बहुत गहरी हो, घाटा बर्दाश्त करना भी जिसकी क्षमता हो, और लो इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जिसकी नीति हो,
आज वॉलमार्ट का 2 साल पहले तक ग्लोबल टर्नओवर क्या था? आप इसको उदाहरण, इस देश की नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा। वॉलमार्ट का टोटल ग्लोबल टर्नओवर था 422 बिलियन, 422 बिलियन। आज के रेट पे इसको आप ट्रांसलेट कीजिए तो ये आता है लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए में देखिए। तो वॉलमार्ट इज अ ह्यूज ग्लोबल चेन with a 21.5 lakh crore in Indian currency, a global turnover. हिंदुस्तान की सारी रिटेल मार्केट जो है वो 10.5 लाख करोड़ की। वॉलमार्ट ने 422 बिलियन यानी हमसे डबल साइज के बाजार बनाया पूरे विश्व में और 15 लाख नौकरियां क्रिएट की। दे क्रिएटेड 15 लाख जॉब्स। India has created, because of the nature of our employment, well, I'll tell you, if you have any contrarian figures, you can give it, and I'll give you a very interesting I'll give you a very interesting example. No, we won't leave it at the time being. Since you are so ignorant on the subject, I think it's my duty to inform the government. In the month of September, Walmart decided to open its first store in Manhattan. अब अमेरिका तो उसका समर्थन करता कि वॉलमार्ट का घर अमेरिका है, अमेरिकन कंपनी है। आज तक मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट नहीं खुल पाया। सितंबर 2012 में पहली बार निर्णय कर लिया कि इसको खोल देंगे। विरोध शुरू हुआ तो वो जो प्रस्तावना थी न्यूयॉर्क में उस स्टोर को खोलने की, वो भी वापस लेनी पड़ी। और उसके पीछे कारण केवल एक था कि मैनहट्टन जैसे स्थान पर जहां की एक विकसित अर्थव्यवस्था है, एक वॉलमार्ट खुलने से कितने छोटे स्टोर बंद होंगे, और जब 50 और 100 छोटे स्टोर बंद होंगे तो ये मान लीजिए कि न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग जानते हैं कि वो अपने पद पे नहीं टिक पाएंगे। और इसलिए ये भी जान लीजिए, जब हिंदुस्तान में ये छोटे स्टोर बंद होंगे तो यहां की सरकार भी फिर अपने पद पे नहीं टिक पाएगी। आप 10.5 लाख की रिटेल मार्केट पे 4 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हुए हैं। उनका मॉडल एक्सटेंसिव जॉब क्रिएशन का नहीं है, उस मॉडल में जॉब क्रिएशन नहीं है। अब आज सबसे बड़ा तर्क अश्विनी जी ने दे दिया कि इस देश के किसानों को बहुत लाभ होगा। मैं केवल 2-3 तर्क इस संबंध में देना चाहूंगा। आपकी सारे तर्क का आधार यह है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं। वॉलमार्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएगा और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा। आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए। वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं। वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक। उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं। और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था, वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी का मतलब आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के
में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर, यू हैव टू गिव $400 billion एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा? इस देश के अंदर, इस देश में केवल एक एग्री प्रोडक्ट है जिसमें बिचौलिया नहीं होता, वो है शुगर केन। शुगर केन, हर फैक्ट्री के आसपास शुगर केन का केन ग्रोइंग एरिया होता है। जिन प्रांतों में गन्ना उगता है वहां के नेता यहां बैठे हैं, और हर फैक्ट्री को एक फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री में 15 किलोमीटर का फासला होता है। हर फैक्ट्री को केन ग्रोइंग एरिया दे दिया जाता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी लगती है कि इस क्षेत्र का गन्ना तुम्हारे लिए खरीदना अनिवार्य होगा, कोई बिचौलिया नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार स्टेट एडवाइस प्राइस हर साल ना बढ़ाए तो वो गन्ना किसान भूखा मर जाए। आज समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग वहां सरकारें चलाते रहे हैं पिछले कई वर्षों से, कोई बिचौलिया नहीं है गन्ने के व्यापार में। सीधा किसान से फैक्ट्री को खरीदना जरूरी है। ये जो बहुत फैंसी वर्ड्स, द इडियम्स ऑफ द एफडीआई इन रिटेल ट्रेड प्रोपगेशन फ्रॉम द फार्म गेट टू द फैक्ट्री गेट, this is in fact taking place in the sugarcane trade in India. In sugarcane, the cane goes directly from the farm to the factory. There is no middleman. And the sugarcane grower in India would starve if the states did not intervene with a state advice price. So this whole experiment कि middleman चला जाएगा और उसके साथ एकदम किसान की बहुत prosperity आ जाएगी, ये अपने आप में पर्याप्त तर्क नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं और इससे सारा तर्क समाप्त हो जाता है। हिंदुस्तान में अगर किसी फार्म प्रोडक्ट का सबसे अच्छा रिटेल मॉडल है तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का है। इस देश में गुजरात में शुरू हुआ और अन्य राज्यों में फैला, पंजाब में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हर राज्य में आज मिल्क कोऑपरेटिव्स, बिहार में पहुंचे। इस देश में दूध की कमी थी और धीरे धीरे इस देश में व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई। हर गांव में से रोज घरों में से दूध कलेक्शन सेंटर पे जाता है, कलेक्शन सेंटर से फैक्ट्रीज में जाता है और जो वहां के इनएडिक्वेट एरियाज है वहां ट्रेन तक में जाता है। इंटरनेशनल डेयरी इंडस्ट्री ने के जो जर्नल्स हैं उन्होंने अध्ययन किया है कि जो पैसा कंज्यूमर, उपभोक्ता जिससे दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स खरीदता है, हर देश में उसकी क्या परिस्थिति है। इन इंडिया, फॉर एवरी कंज्यूमर रूपी स्पेंट, 68% goes to the producer and 32% goes to the processor and the retailer. भारत में जितने रुपए का दूध बिकता है, 68% दूध के प्रोड्यूसर को जाता है और 32% रिटेलर को जाता है। इंग्लैंड में 34% प्रोड्यूसर को जाता है, 66% रिटेलर को जाता है। अमेरिका की भी परिस्थिति लगभग ऐसी है और इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि आपकी जो तर्क है उसमें बुनियादी गलती है। देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन योर आर्ग्यूमेंट। और वो गलती ये है कि जब छोटे मिडलमैन निकलते हैं तो सुपर मिडलमैन उसमें शामिल हो जाता है और उस सुपर मिडलमैन का नाम है वॉलमार्ट, कैरफोर, टेस्कोस। वो सबसे बड़ा मिडलमैन उसमें आता है। और इसका तर्क समझ लीजिए ये क्यों होता है। बाजार की अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। इन इंडिया 68% goes to the producer and 32% goes in retail. In England and America, the figure is the other way around. Because the small middleman is gone and a super middleman has come in.
And the reason is, both for the supplier and for the consumer, it's a simple principle: is a fragmented market better or a consolidated market better? जो बिखरा हुआ बाजार होता है उसमें खरीदार भी 100, 200, 500 होते हैं, बेचने वाले भी 100, 200, 500 होते हैं। जब कंसोलिडेटेड बाजार आता है और छोटे लोग उसमें से निकल जाते हैं, आप छोटा उदाहरण लीजिए, इंग्लैंड में 30% बाजार टेस्कोस कंट्रोल करता है। देयर आर 4 कंपनीज इन इंग्लैंड, टेस्कोस, सेंसबरी and 2 others, which control now 65% of the market. So the market is consolidated. उपभोक्ता को खरीदना है तो 65% लोग इनके पास जाते हैं, जब किसान या दूध प्रोड्यूसर को बेचना है तो इनके पास आता है। तो आज इस देश की यह परिस्थिति नहीं कि हम एक कंसोलिडेटेड मार्केट क्रिएट कर दें। जब खरीदार, जब किसान इनको बेचने जाता है तो उसको बेचने के 50 साधन नहीं बचते। उसको बेचने वाले, उससे खरीदने वाले किसान से या दूध का उत्पादन करने वाले के 4 या 5 स्टोर्स बनते हैं। और यह दुनिया भर का सिद्धांत है। मैं एक एक देश के आपको आंकड़े दे सकता हूं। थाईलैंड आखिरी देश था जिसने एफडीआई शुरू की। 10 साल में 3 कंपनियां हैं, 40% मार्केट पे उनका कब्जा हो चुका है और हर साल यह परसेंटेज बढ़ता जाएगा। जब मार्केट कंसोलिडेट होता है तो किसान के खरीदार जो बचते हैं वो 3, 4 या 5 बचते हैं। जो उपभोक्ता के पास साधन होते हैं खरीदने के, वो 4, 5 या 7 बचते हैं। उसके पास भी मल्टीपल नहीं बनते। तो जो कंसोलिडेटेड मार्केट होता है वो ना तो सप्लायर के हित में होता है ना उपभोक्ता के हित में होता है। और जब एफडीआई आती है तो यह कहना बहुत सरल है कि धीरे धीरे दोनों चलेंगे। अरे दोनों धीरे धीरे चल गए होते तो मैनहट्टन के अंदर 10 वॉलमार्ट होते, क्योंकि उनको भी मालूम है, जिनका अनुभव है, कि ऐसा संभव नहीं है। कमलनाथ जी आपसे पहले ट्रेड मिनिस्टर रहे हैं, उनसे पहले मुझे भी इस मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला। जितने हमारे ट्रेड डायलॉग्स होते हैं, सबसे पहले ट्रेड डायलॉग में यूनाइटेड स्टेट्स का और यूरोपियन यूनियन का जो कई मांगे हैं, उसमें से प्रमुख मांग होती है कि अपने बाजार को खोल दो रिटेल के लिए। और हम हमेशा कहते रहे कि भाई हम अभी खोलने की स्थिति में नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि मेरा कमलनाथ जी ने जो नीति 5 साल अपनाई, मेरा उससे मतभेद नहीं है। हम उनको कहते थे कि हमारे बाजार की स्थिति नहीं है, हमारा बाजार इस प्रकार का है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस परिस्थिति में आपने नीति को बदल लिया। अब आप इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यूटीओ को खूब जानते हैं। वो कोई चैरिटी करने का स्थान तो है नहीं, वो कोई मंदिर या चर्च नहीं है जहां जाके हम परोपकार का काम कर सकते हैं। वो तो एक बाजार है और बाजार का दस्तूर होता है कि जो सामान बेचोगे या कुछ दोगे उसकी कीमत ले लो और जो खरीदोगे उसकी कीमत दे दो। इट्स अ बाजार। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमसे मांग कर रहे हैं 20 साल से कि एफडीआई रिटेल में लाकर अपना बाजार खोलो। हम उनको मना कर रहे हैं और आपने एकाएक उनको यूनिलैटरल कंसेशन दे दिया, एक तरफा कंसेशन दे दिया। और यह बुनियादी सिद्धांत है कि यूनिलैटरल कंसेशन का ग्लोबल ट्रेड के अंदर कोई स्थान नहीं है। वो किसी हिसाब किताब खाते में गिना नहीं जाता। अरे you may not have made it as a WTO, but even in your bilateral investment dialogues, we expected the commerce minister to be a much smarter politician and a much smarter trader. When he was giving a concession, he should have charged for that concession. He couldn't have given a concession free. What was the pressure on you to give this concession free?
What was the reason that we were not willing to give it, Mr. Kamal Nath was not willing to give it, and you gave it? I think you wanted to add a sweetener to the policy. So in order to add the sweetener to otherwise a very bitter policy, you said we'll leave it to the states. It's a logic I have not been able to understand. States can control local market areas. They can have municipal laws. FDI, foreign direct investment, is a subject which is squarely on the central's list. Yes. It is not a subject matter of the state list. FDI policy has to be decided by the center, not by the states. आपने 82 कंट्रीज के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की हैं और उस ट्रीटी में यह कोई अंतर नहीं है प्री एस्टैब्लिशमेंट पोस्ट एस्टैब्लिशमेंट का। हर ट्रीटी में एक क्लॉज है जिसको इंटरनेशनल ट्रेड की भाषा में MFN या नेशनल ट्रीटमेंट कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट। उसका अर्थ यह है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और वो क्लॉज ये है, मैं आपको क्लॉज पढ़ देता हूं आनंद जी। एंड दिस इज अ क्लॉज इन ऑल 82 एग्रीमेंट्स दैट वी हैव। वो क्लॉज है, ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी shall accord to investment of investors of other contracting party, including their operation, management, maintenance, use, enjoyment of disposal by such investors, treatment which is not less favorable than that accorded to the investment of its own investors or investors of the third state. इसका सरल अर्थ यह है कि जिन 82 देशों के साथ आपने समझौता किया हुआ है, उनके लोग जब इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो उसको वही सुविधा दोगे जो अपने गृह निवेशकों को आप देते हो। जो आपने रिलायंस फ्रेश को सुविधा दी, जो आपने शॉपर स्टॉप को सुविधा दी, वही सुविधा आपको उस इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी अगर उन देशों से आता है। मैं एक बार फिर, नहीं आपने सुन लिया पर समझा नहीं अभी भी। मैं एक बार फिर वो अंग्रेजी में वो कहा है ना कि जब वो हम्टी डम्टी का एक कोटेशन है लुइस कैरल की पुस्तक से, लुकिंग थ्रू द ग्लास, व्हेन आई से समथिंग आई मीन व्हाट आई वांट इट टू मीन। तो जिसपे एलिस इन वंडरनेस पूछती है, बट हाउ कैन द सेम वर्ड्स मीन डिफरेंटली? टू विच हम्टी डम्टी सेज, वेल दैट डिपेंड्स ऑन हु इज द बॉस इवेंचुअली, यू और मी। मंत्री आप हैं, इसलिए परिभाषा जो आपको समझ में आती है उसी का असर पड़ेगा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। Treatment shall not be less favorable than that accorded to investors of its own. तो जो हमारे देश के इन्वेस्टर्स हैं उससे कम और या उससे इंफीरियर ट्रीटमेंट उसको नहीं दी जाएगी। सिंपल मीनिंग। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरंभ में तो आपने कह दिया कि ये राज्यों पे छोड़ दिया है, और समाजवादी पार्टी ने कह दिया हम उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे, AIDMK ने कह दिया कि हम तमिलनाडु में आने नहीं देंगे, राज्य सरकारों ने कह दिया आने नहीं देंगे। आपने खिड़की खोल दी और उसके बाद इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में, डोमेस्टिक कोर्ट्स में लीगल इन्फोर्समेंट का रास्ता भी शुरू कर दिया। You have opened a window so that the door can be opened by using this clause of all these 82 bilateral treaties. और उसमें सबसे बड़ा बुनियादी सवाल होगा कि FDI का जो सवाल है वो राज्य के विषय नहीं है, भारत के संविधान के अंतर्गत वो स्टेट्स का विषय है, सेंटर का विषय है।
बहुत बड़ा तर्क दिया गया कि बैकएंड बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। किसान को लाभ पहुंचे इसमें कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? आपको बिजली चाहिए, आपको सड़कें चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और आपको कोल्ड चेन्स चाहिए, इरिगेशन चाहिए। ये बड़े स्टोर आकर इस देश में इरिगेशन की सुविधा नहीं बनाने वाले, ये बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाने वाले, ये सड़कें नहीं बनाने वाले। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इस देश में है, सड़कें भी हैं, सुधार की आवश्यकता है। कोल्ड चेन्स में हम कम हैं, ये कोल्ड चेन्स बनाएंगे और आपने कह दिया कि इनके ऊपर अनिवार्य होगा। अब कोल्ड चेन बनाना इस देश में कोई असंभव कार्य है क्या? आप जाकर तहकीकात कर लीजिए, बाजार में आपको खबर मिल जाएगी और मेरे पास ये जानकारी है कि कोल्ड चेन्स बनाने के लिए उन्होंने भारतीय कंपनियों को ठेके देने आरंभ किए हुए हैं, उनसे बातचीत आरंभ कर दी है। कोल्ड चेन्स बीइंग मेड और अ कोल्ड स्टोरेज बी मेड इज नॉट रॉकेट साइंस दैट इट्स एलियन टू इंडिया। कि हमारे लिए आकर वो कोल्ड चेन बनाएंगे और कोल्ड चेन इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया जिसके लिए इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा को हम खत्म कर दें और अपनी फूड सिक्योरिटी चेन को खत्म कर दें और वो सारा उनके हाथ के अंदर दे दें। ये किस प्रकार की सोच हमारी चल रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपने जो योजनाएं बनाई हुई हैं उन योजनाओं में आप कमजोर वर्गों की सहायता करते हैं, लेकिन उसमें एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा। उसको जोड़ दीजिए एसेट क्रिएशन के साथ, तो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी अपने आप में बनने लग पड़ेगा। इसमें इतनी परेशानी आने की कोई सुविधा नहीं है। आपने एक तर्क दे दिया कि एनडीए ने अपनी स्थिति बदल दी। मैंने उस वक्त उनको इंटरप्ट नहीं किया जब अश्विनी जी कह रहे थे कि 2001 में एनडीए सरकार की कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। एनडीए की कैबिनेट ने कोई निर्णय नहीं लिया। एनडीए सरकार मई 2004 तक इस प्रस्ताव के खिलाफ रही। डीआईपीपी डिपार्टमेंट से एक प्रस्तावना आई जिसको कैबिनेट ने कभी मंजूरी नहीं दी। इट वॉज ओनली अ प्रपोजल। प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी बनी जिसके में श्री एनके सिंह। सुनिए तो प्लीज प्रोड्यूस द कैबिनेट डिसीजन इफ यू हैव वन। डीआईपीपी डिपार्टमेंट का एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्तावना को कभी कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी और मैं उसका सबूत अभी आपको दे देता हूं। आप थोड़ा धैर्य करिए। Decision to set up a group of ministers to make a recommendation. We have all papers and documents which you have forgotten. The long and short of the full truth is, I think the full truth is, the full truth is the NDA cabinet never allowed it. They set up a committee, the planning commission under Mr. N.K. Singh, which made a recommendation that it should not be allowed under the present circumstances. no, don't comment. No. Only if he is yielding. Now let me give you. No. Now let me give Are you yielding? May I just Honorable LLP, are you yielding? Is he yielding? Is he yielding? No, see, if he is not. See, only if he is yielding, you can interrupt. Otherwise, please don't. If he yields, I have no problem. Honorable LLP, are you yielding? He is not listening. No. Are you yielding? Are you yielding? For my purposes, Mr. Chairman, for my purposes, it is enough if the Department of Industrial Policy and Planning moved a note making out a compelling case for FDI for consideration of the cabinet. The point that I was seeking to make was that they were themselves convinced, their department was convinced of the innate logic of that proposal, and therefore in November, it came from the cabinet. Ravi, I am capable of giving a reply, please. No.
Well, Mr. Ashwani Kumar, that's only half the truth. The full truth is... No commentary like that. The full truth is that one wise man in the government wanted to make a suggestion. The government collectively did not accept that suggestion. So please state the full truth. And I'll give you the evidence of this. I'll give you the evidence of this. In this very house, during the NDA government, Mr. Nilotpat Basu got up, and on the 6th of December 2002, exactly 10 years ago, he raised an issue that is a serious development that the NDA government is planning to open the retail sector. Mr. Jaswant Singh, the then finance minister, was present in the house. Sir, I will only take a minute. The issue has already been clarified. There is no such proposal, and the honorable member is reading too far into what after a document for the plan consideration. So in 2002, we categorically said no. And we had a very honorable minister. We had a very honorable witness to this episode. The Prime Minister, who was sitting where I am sitting. So when the Prime Minister heard this reply, he was relieved and he was satisfied. So he immediately on 21st December wrote to a trade organization in Bombay saying, kindly refer to your letter of 6th December regarding foreign direct investment in retail trade. This matter was raised in the Rajya Sabha a few days ago, and the finance minister gave an assurance that the government had no such proposal to bring FDI in retail trade. So Mr. Jaswant Singh clearly said so. The then leader of opposition, today's Prime Minister, was a very important witness to this. In the other house it was raised by Sri Priyaranjan Das Munshi. Mr. Arun Shourie got up and said categorically no, there is no such proposal. So in 2002 this was a policy. This was exactly your policy in UPA 1. And that is why I have been repeatedly complimenting Mr. Kamal Nath for that policy. He gave an interview. It's one of the very important global programs, and he had an international audience. Normally before an international audience, you tend to be a little more liberalizer. But he was always more Swadeshi than the present regime. So this was on 22nd April 2005. The program was Hard Talk on the BBC. It's one of the most respected programs on BBC. So I'm just reading 3 of your answers. The first you say, well, it is going to put at risk the current retail trade. Then you say we are looking for increment and not for reduction. But the third answer was very important because you knew best your Prime Minister's mind, not only your own mind. And that is when Dr. Maitriyan today said there was a problem in UPA 1 in the UPA. The interviewer in Hard Talk asked you, in 2005, Dr. Manmohan Singh in those days when he was leader of opposition in the Rajya Sabha, he said that India does not require these kind of reforms. These kind of reforms would rather than create employment, would destroy employment. That's exactly what I am saying. I'll read again. The interviewer asked you that your Prime Minister as the leader of opposition used to say that this kind of a reform, rather than create employment, will destroy employment. To which Mr. Kamal Nath, as a very obedient minister, said, that is absolutely correct. If I say you give me a chance to. Sir, I must thank him for giving me the compliment. A compliment which he's not very liberal with. Today, but I want to clarify. In 2005, we were carrying out the studies of FDI in retail. And I want to remind the leader of the opposition that it was me as Commerce Minister who had promoted wholesale, retail and wholesale in B2B. It was me, and Mr. Sitaram Yechury sitting there is witness because he agreed with me at that time when we opened up single brand. And I must say in 2009, in early 2009, it was my ministry, of which I was the minister,
We made reforms in single brand, in investment in single brand retail. And this is borne out by facts, and I must say that this is being quoted out of the context. See, I am... are you yielding? No. Only... See. No, this cannot be a discussion like this. No, I think... I think the... Yes. No, please. No, please, Mr. Kamal Nath. Because you were the one Kamal who Nath. agreed with me on the patent law. No discussion like this. SEZ. Mr. Kamal Nath, no, please. I think let the Honorable LOP complete, then you can have your views. But I must once again confess that I've always been a silent and a great admirer of Mr. Kamal Nath. He's always been in a league of his own. For rejecting FDI in multi-brand retail, he took the credit then. For having it allowed, he wants to take the credit now. It's the government of which I am a member. You are a man of principles. You rejected it on the principle of Swadeshi, and you've now accepted it on the principle of opening out. In any case, it's supported by principles on both sides. I never rejected it. okay. Sir, Mr. Das Munshi is not keeping the best of health. He went to the extent on behalf of the Congress party with the chief whip of not only criticizing this policy, the word he used was, this is anti-national. Maybe somewhat an exaggerated phrase, but that was your stand then. What has the Parliamentary Standing Committee said? I have the full report, I won't read the report. They said in a country like India, which has such large population, and this is a unanimous recommendation, MPs of all sides, multi-brand retail will be destructive, should not be allowed. और जो फ्रेज उन्होंने यूज किया, उन्होंने कहा कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, इस देश में रोजगार का अनऑर्गेनाइज्ड सेफ्टी वाल्व है. इट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेफ्टी वाल्व ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जिसको गांव में, शहर में नौकरी नहीं मिलती, कोई रेहड़ी लगा लेता है, कोई छोटी दुकान लगा लेता है, और इसका आप सर्वनाश मत कीजिए. और सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने यह कहा कि इसको समाप्त करना, इसको आने नहीं देना इस देश में. सभापति जी, कई तर्क दिए जाते हैं जिसका कोई अध्ययन नहीं है. यह कहना कि सरकार में एक कमेटी बन गई, उसने अध्ययन कर लिया, और कमेटी में वही लोग थे जो हमेशा अपने आप को पश्चिम देशों की जो लिबरलाइजेशन की भाषा है उसके प्रति वचनबद्ध मानते हैं. मैंने एक तर्क आपको बतलाया कि मिडलमैन जाता है तो उसका लाभ किसान को नहीं होता, उसका लाभ रिटेलर को होता है. यह पूरी दुनिया का अध्ययन है, क्योंकि वो रिटेलर इतना ताकतवर बन जाता है, इकोनॉमिक पावर उसके पास ताकत इतनी आ जाती है कि खरीदारी के मामले में और बेचने के मामले में वो सबसे बड़ा सुपर मिडलमैन बन जाता है. अगर आप इनके दस्तावेज पढ़िए, इनकी वेबसाइट्स पे, इनका बिजनेस की नीति है EDLC, एवरीडे लो कॉस्ट. एवरीडे लो कॉस्ट का अर्थ है कि सबसे सस्ते दाम पर खरीदिए और महंगे से महंगे दाम पर बेचिए. यू बाय लो एंड यू सेल कॉस्टलीस्ट. जब ताकत इतनी बढ़ जाती है कि 65% स्ट्रक्चर्ड रिटेल इंग्लैंड की मार्केट को कैप्चर कर गया, अमेरिका की मार्केट को कर गया. अब दूसरे देशों में जाकर देखिए, ब्राजील, उसमें एक स्टोर था, वो स्टोर कैरेफोर में मर्ज कर गया. आज सौ पोलो स्टेट की 69% मार्केट उस एक स्टोर के पास है. आप दुनिया के एक एक देश में देखिए, 60% से लेकर 70% तक बाजार के ऊपर इस चेन का कब्जा आ जाता है. तो किसान बेचने जाता है तो इस चेन के अलावा नहीं मिलता. अलग अलग प्रकार की चेन है. खरीदने जाता है तो उसको इसी चेन से खरीदना पड़ता है. दे डिसाइड द मार्केट. Their ability to abuse that dominance is immense.
And that is why antitrust actions in many countries have to be invoked against them. अब एक अंतिम तर्क बचा कि हमारे यहां वेस्टेज बहुत ज्यादा है, खाद्यान्न खराब बहुत ज्यादा होते हैं और इसकी वजह से किसान को बड़ा नुकसान होता है। अब इस पे कितना अध्ययन हुआ, आपने भी कहा 35 से 40% तक वेजिटेबल चला जाता है, 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसान को हर साल होता है। तरह तरह के आंकड़े इसमें बना लिए गए। डीआईपीपी जो आनंद शर्मा जी का विभाग है, उसने जो अध्ययन किया उसने थोड़ा एग्जैजरेशन कम कर दिया और उसने कहा एज पर सम इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, सो दे आर गोइंग बाय एस्टिमेट्स ऑफ द इंडस्ट्री, 25 to 30% of fruits and vegetables and 5 to 7% of food grain is wasted. So they brought down the wastage figure. जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, पंजाब में है, उसने अध्ययन किया और एक एक फसल का किया और 30%, 40%, 50%, 65,000 करोड़ ये आंकड़े हम देते रहे। और क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है इसलिए इनको आने दीजिए। सीरियल 3.9 to 6%, pulses 4.3 to 6.1%, oilseed 6%, fruits and vegetable 5.8 to 18, different categories, milk 0.8, fisheries 2.9, meat 2.3, poultry 3.7. तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब सरकारी संस्था है। और कोई अगर आपको उस पर भी शक है तो पंजाब की चलिए, देश के एक कृषि मंत्री हैं और आपके यूपीए के बहुत प्रमुख सदस्य हैं शरद पवार जी। महाराष्ट्र के होंगे लेकिन यूपीए के भी हैं। उन्होंने 8 मई 2012 को इस संसद में जवाब दिया, लोकसभा में इसी साल। परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड लॉसेज इन मेजर प्रोडक्ट्स 3.9 इन सीरियल्स, ये क्यूमुलेटिव लॉस है। पल्सेस 4.3, ऑयल सीड 6%, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 5.8, मिल्क 0.8। तो जो पंजाब वाला आंकड़ा है वो यूपीए ने स्वीकार कर लिया और इस संसद को बतला दिया कि ये आंकड़ा है। योर इंटायर डिबेट इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। Very right. It's based on concoction of figures. So you exaggerate the amount of wastage, create a horror situation, and then say therefore cold storages are required. Cold storages are rocket science, and therefore our food supply chain must be handed over to the foreigners. Whether it creates unemployment or is destructive of employment, and then have some small debating arguments to say one DIPP official circulated a note, that is what that note said. Mr. Chairman, this is the experience of the other countries. आप मार्केट शेयर देखिए उन दो देशों का। मैंने अभी उदाहरण दिया, ब्राजील का स्टोर है पाउ डी एक्यूअर। जब एफडीआई की अनुमति हुई तो वो कैरेफोर में मर्ज कर गया। आज साओ पोलो स्टेट का 69% एक चेन के पास चला गया। जिसको खरीदना है वहां जाए, जिसको बेचना है वहां जाए। आप स्वीडन का, बेल्जियम का, ऑस्ट्रेलिया का, मेक्सिको का, मेक्सिको ने 2 समझौते किए। एक नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया अमेरिका से, नाफ्ता, और दूसरा एफडीआई रिटेल में खोल दी। 50% छोटे उद्योग स्टोर बंद हुए। और उन देशों की तो जनसंख्या बहुत कम है। जिस देश की जनसंख्या इतनी अधिक है, जहां लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है, उन देशों में क्या होगा? और अंत में इस तरह का एक उदाहरण दे दो
कि वॉलमार्ट ने किसी देसी कंपनी के साथ एक स्टोर खोला है, 6000 आदमियों को, किसानों को लाभ मिल गया। पेप्सी ने आलू उगाए तो उसमें 500 एकड़ में ऐसी फसल हो गई। In economic theory, this is called the fallacy of composition. In a country as wide as India and as big as India, you pick up an isolated example. It may be true of that isolated case, but it will be equally untrue of the whole nation. Therefore, 500 एकड़ में जो हो सकता है, मान लो मेरा 5 एकड़ का फार्म है और उसमें बहुत अच्छी फसल होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरे देश में उसी प्रकार की फसल होगी। दिस इज द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। ये आइसोलेटेड उदाहरण दे देना कि केवल वॉलमार्ट की वजह से 6000 किसानों को लाभ मिल गया या पेप्सी की वजह से 500 एकड़ में आलू बहुत अच्छा हो गया, इसलिए पूरे देश को परम वैभव पे हमने पहुंचा दिया। यह तर्क नहीं हो सकता। दिस इज द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। इस उत्साह में ना आइए। मैं केवल आनंद शर्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं, हम सब राजनीतिक दल जब सरकार में होते हैं तो एक भूल करते हैं, शायद हमने भी भूल की थी। हम कई बार तर्क बनाते हैं, प्रचार करते हैं, समाज में उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हम स्वयं उसको स्वीकार करते हैं। द बिगेस्ट डेंजर दैट पॉलिटिशियंस फॉल इनटू इज व्हेन दे स्टार्ट बाइंग देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स, even when nobody outside is buying them. And this is precisely what is happening to your government. Sir, my appeal to you is, India with its size, with its population, with the kind of unemployment it will generate, the adverse impact on manufacturing jobs, the displacement of retail jobs, this is not the time that you have to introduce this policy. You can try and force this policy, but India will not accept this policy. So I urge you, I beseech of you, the arrogance of power may persuade you to stand by it and be rigid, but it always pays to be humble and open-minded. Please reconsider this policy and withdraw it. My appeal to all my friends in the opposition is that in one voice we must be together in rejecting it. और हमारे जो साथी थोड़ी दुविधा में हैं, वो जानते हैं कि इस नीति का बहुत नुकसान होने वाला है. They know that this policy is harmful to the country. If you are willing to proclaim, be also prepared to strike. प्रवचन कर दे लेकिन प्रहार करने से रुक जाएं, ये गलती मत कीजिए. और मेरी विशेष रूप से जो हमारे यहां नामांकित सदस्य हैं, the nominated members, they represent the conscience of this country. Therefore, this is a time when they have to think of this country. This is not a time for thanksgiving to the government, which was gracious enough to nominate you. This is a time for thinking of this country and speaking in one voice and saying no to this policy which is going to hurt the interest of this country.